अपना जो व्यस्त कार्यक्रम छोड़ के इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं आप सभी का यहाँ धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, क्लस्टर अधिवेशन से पहले मैं थोड़ा भूमिका ये बताता हूँ कि ये जो BS4 अभियान है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। शायद आप सभी बुद्धिजीवी साथी हैं, 9 अगस्त 2018 को देश में संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं। जब देश संविधान से चलता है और सारी सरकारें और सारा जो सिस्टम जो संविधान के अधीन काम करता है, अगर उसकी प्रतियां जलाई जाएं देश में, तो जो एक प्रतिक्रिया देश में होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो वामसेफ जो संगठन, क्योंकि वो हम फूले अंबेडकरी विचारधारा पे काम कर रहा है और फूले अंबेडकरी विचारधारा कुल टोटल संविधान की विचारधारा है, तो मीटिंग हुई और ये नोटिस लिया कि इसका क्या कारण है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, जब देश में कोई भी धार्मिक किताब का कोई पन्ना फाड़ दिया जाता है या कोई षड्यंत्र के तहत कुछ इस तरह के काम किया जाता है, तो सारे देश में बवाल मच जाता है। लेकिन संविधान, क्योंकि देश संविधान से चलता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो ये जो सीरियसली जो सोचा गया और एक नोटिस लिया गया कि इसका क्या कारण है, तो कारण सामने आया कि देश संविधान से चल रहा है और देश में संविधान है, लेकिन देश में जो रहने वाले लोग, जो बाबा साहब ने कहा कि हम भारत के लोग, उनको संविधान के प्रति जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है। अगर जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो संविधान का सम्मान नहीं हो सकता। अगर सम्मान नहीं हो सकता, उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती। अगर उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती, उसकी कंजर्वेशन, उसका संवर्धन नहीं हो सकता। तो इसलिए इस अभियान को 1 जनवरी 2019 से सारे देश में मेगा कैंपेन के नाम से डोर टू डोर, BS4 डोर टू डोर, मेरी शान भारत का संविधान, ये कार्यक्रम वामसेफ और उसको ऑफशूट जो विंग है, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी संघ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, मूल निवासी सबत्या संघ और हमारे एक PSA पीपल सोशल एक्शन जो हमारा एक मूवमेंट है, वो सारे के सारे जो मिलके इस अभियान को सारे देश में चला रहे हैं। तो साथियों, ये तो अभियान का एक महत्वपूर्ण, ये उसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब बात आती है कि देश में जब संविधान है और 284 जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने सर्वसम्मति से संविधान को मान्या, और सारे के सारे सिग्नेचर हैं उनके, और उनमें से अगर हम संविधान सभा के कुछ डिबेट या कुछ अंश पढ़ें, तो आप सब बुद्धिजीवी साथी हैं, तो आपको ये लगेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो इस तरह के जो संविधान को बहुमत के आधार पर इतना विरोध होने के बावजूद भी निकाल के आए थे। जैसे साथियों ने कहा, क्योंकि सारी की सारी डिबेट हमारे जो मेरे से पूर्व जो वक्ता है, उन्होंने पूरी चर्चा पूरी डिटेल के साथ साथियों आपके सामने रखी है, लेकिन मैं कुछ बिंदुओं पे आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ कुछ बिंदुओं पे ही मैं बात रखूंगा। अब बात आती है, देश में संविधान आया और एक डेमोक्रेटिक सरकार बनी, लेकिन बाबा साहब का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, हिंदू मैरिज एक्ट और काका कालेकर की रिपोर्ट, बाबा साहब जब इन दोनों को लागू करना चाहते थे, नेहरू जी कह के चले गए कि मैंने फौरन जाना है और आप ये रखे प्रस्ताव, आप प्रस्ताव पारित होगा। लेकिन जब वो दूसरे तरीके से, जैसे आज जो व्यवस्था चल रही है देश में, कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है, ये आज से नहीं है, ये 1952 से ही देश में तय हो चुका था। ये हमें समझने की जरूरत है। तो जब
बाबा साहब इन दोनों प्रस्ताव को पारित नहीं करवा पाए तो उन्होंने नेहरू कैबिनेट से रिजाइन दिया और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं कांग्रेस की सारे देश में पोल खोलूंगा, और उन्होंने ये कार्यक्रम चलाए। तो साथियों, जब तक हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान और उसका षड्यंत्र जब तक हम समझ नहीं सकते, हम अपने आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर हम इससे थोड़ा पीछे की बात करें कि देश में जब स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ 1857 से ही ये सिस्टम जो एक आज जो लागू है, जो चल रहा है, उसकी एक नींव रखी गई थी। उसके बाद आप देख रहे हैं कांग्रेस बनी, हिंदू महासभा बनी, मुस्लिम लीग बना और एक आरएसएस संगठन जो देश में काम कर रहा है वो बना। जब ये सारे संगठन बने तो वहां से आपका आंदोलन आप लोगों को थोड़ा समझ में आना चाहिए। बाबा साहब इस आंदोलन को चलाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे इस देश में। उनके रिजाइन देने के बाद, बाबा साहब के जाने के बाद, बाबा साहब का आंदोलन ऑलमोस्ट देश में खत्म हो चुका था, क्योंकि एक एक करके जो बाबा साहब को मारने वाले लोग थे वो सारे के सारे कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे। ये बाबा साहब का कहना है, पहले से ही उन्होंने तय कर लिया था अपनी जो पॉलिसी जो थी। तो साथियों, जब एक घटना घटी पुणे में कि एकमात्र बाबा साहब की छुट्टी का दिन जो एक कैलेंडर में नहीं लाया गया, और वहां एक जो दीना बाना जी थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उसको प्रताड़ित किया गया, तो एक संगठन की महसूस हुई। वो मान्यवर खापर्डे जी से मिले और खापर्डे जी ने कहा कि आप कांशीराम जी से मिलिए। कांशीराम जी को दीना बाना नहीं जानते थे। जब वो कांशीराम जी से मिले तो कांशीराम जी ने कहा कि आपको क्या फर्क पड़ता है, ये तो इंस्टीट्यूट का काम है जो उसको चला रहा है कि उसको किसकी छुट्टी रखनी है, किसकी नहीं रखनी है। तो जब उसने दीना बाना जी ने कहा कि इसका मतलब आप बाबा साहब के आंदोलन को नहीं जानते, तो उन्होंने कहा आप कैसे जानते हैं? उन्होंने कहा मैंने एक बाबा साहब की किताब पढ़ी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो उसने कहा कि आपके पास है? तो उन्हें कहा कि हाँ मेरे पास है। तो उन्होंने कहा मेरे को देना। कांशीराम जी जब बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो खुद कहते थे कि मैंने उस किताब को रात को 2 बार पढ़ा और उसके बाद मैं सो नहीं पाया। तो ये अनुभव है। जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान क्या है? ज्ञान जस्ट एक अनुभव है, महसूस करने की एक वो है ज्ञान। जैसे बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा क्या है, वो डिग्री और इसको शिक्षा बाबा साहब नहीं मानते थे। जिसमें करुणा और चरित्र है वो व्यक्ति शिक्षित है, बाबा साहब के कथन के अनुसार। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आंदोलन, जो महापुरुषों के यहां तक जिस आंदोलन को लेकर आए हैं, उतने कितना कष्ट और कितना करुणादायी तरीके से उनको लेकर आए हैं। क्योंकि बाबा साहब खुद कहते हैं कि ये जो आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन, एक रक्त खून की नहीं बहनी चाहिए और सामाजिक परिवर्तन हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? देश में संविधान है, संविधान के माध्यम से सरकार है, और मणिपुर में सरेआम एक सैनिक जिसने कारगिल में अपना योगदान दिया हो, उस सैनिक की पत्नी को सरेआम नंगा करके घुमाया गया हो। तो आप समझ सकते हैं जो ये आज का जो विषय रखा गया है, लोकतंत्र में तानाशाही, तो आप समझ सकते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। तो साथियों, इस आंदोलन को समझते हुए बामसेफ ने इस तरह का एक जो कार्यक्रम चलाया है, इस कार्यक्रम के तहत हमने क्या करना है? हमने सिर्फ एक बात को ध्यान से समझना है, क्योंकि जब आंदोलन शुरू होता है तो ये समझ लेना चाहिए कि उसमें दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। क्योंकि जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हम कर पाते तो हो सकता है कि हम आपस में लड़ते रहें, जैसे आज देश में हो रहा है। जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं हो सकता।
और दोस्त और दुश्मन की पहचान हमारे महापुरुषों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से दी है। अगर हम महात्मा फूले की बात करें तो महात्मा फूले ने स्पष्ट कहा है कि सेठ जी भट्ट जी विदेशी, शूद्र अति शूद्र भारत के मूल निवासी। ये पहचान है हमारी, हम भारत के मूल निवासी हैं, नेटिव पर्सन है। 9 अगस्त का दिन इसलिए ही संविधान की प्रतियां जलाने के लिए चुना गया। यह ऐतिहासिक घटना है। 9 अगस्त 1994 को यूएनओ की सभा होती है। अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी कंसेप्ट पे एक डिस्कशन होता है। 93 देश जिसमें भारत भी शामिल है उसमें शामिल होते हैं और यह तय होता है कि 10 साल का एक एजेंडा बनता है। उस एजेंडा में यह तय होता है कि जो जिस देश के मूल निवासी हैं उनके मौलिक अधिकार और उनका जो सभ्यता है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये तय किया कार्यक्रम। लेकिन आपको ताज्जुब होगा 9 अगस्त 1994 के बाद भी जब सारे देशों में मूल निवासी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, भारत में क्यों नहीं मनाया जाता? भारत में आज भी आदिवासी दिवस के नाम से मनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हम भारत के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, इनको आइसोलेट, डाइवर्ट, अलग थलग करने का एक ये कार्यक्रम है। तो ये हमने समझ लेना चाहिए कि राजनीतिक दिशा कैसे देश में तय हो रही है। आज देश में क्या हो रहा है? जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा इस देश में राज किया हो, आज आपके सामने वो संविधान की बात कर रहे हैं। अगर वो संविधान के इतने हितैषी थे तो ये नौबत मुझे लगता है नहीं आनी चाहिए थी। तो आप समझ सकते हैं जब वो पावर में होते हैं तो उनका अपना एजेंडा होता है, और अब जब वो सत्ता से बाहर होते हैं तो उनको संविधान याद आता है। जिस तरीके से देश में ABC का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को हमने सबसे मैं समझता हूं कि गहनता से समझने की जरूरत है। ये षड्यंत्र है मूल निवासी बहुजन समाज के साथ, क्योंकि एक संगठन ने पहले ही तय कर चुका है कि जो नेता उनके सरेआम उस टाइम ये कहते हो कि क्या तेली तबोली संसद में हल चलाएंगे, तो आप समझ सकते हैं वो बैकवर्ड को क्या अधिकार देंगे। नहीं दे सकते। बाबा साहब ने कहा दूसरे की महल के बजाय अपनी झोपड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसमें हो सकता है कि महल वाला आपको कभी भी बाहर निकाल दे। तो साथियों, ये षड्यंत्र देश में जो चल रहा है, आज चर्चा हो रही है, क्या चर्चा होनी चाहिए संविधान पे। फंडामेंटल राइट्स जो खत्म किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जो आ रहा है, आरक्षण को इन्होंने क्या एक गरीबी उन्मूलन अभियान के तौर पे पेश किया देश में। क्या आरक्षण गरीबी उन्मूलन अभियान था? आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है कि देश में जिसकी अनुपातिक जनसंख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में नहीं, हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व उसका होना चाहिए। उस बात को डाइवर्ट करने के लिए अब कार्यक्रम क्या क्या है? इधर इंडिया, अब वो इंडिया लेकर आए। अब ये बिल्कुल आपको थोड़ा सा नजर आएगा कि ये बिल्कुल फिक्स मैच चल रहा है। इंडिया लेकर आए, इधर क्या भारत की बात हो रही है। जब आर्टिकल पहला फर्स्ट ये कहता है इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया और भारत में फर्क क्या है? तो इसका मतलब वो संविधान को मानने वाले लोग बिल्कुल नहीं है। ये हमने बिल्कुल समझ लेना चाहिए। और जो लोग इसमें गफलत कर रहे हैं कि देश का नाश हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, वो डरते फिर दूसरे दुश्मन के पाले में जा रहे हैं। इसलिए हमारा आंदोलन मुझे लगता है आगे नहीं बढ़ रहा है। बाबा साहब ने ये कहा था कि संविधान सभा की जो भाषण था उसमें कि ये देश आजाद हो रहे हैं हम, इसका मतलब यह है कि ये देश पहले भी आजाद था। आजाद था तभी तो गुलाम हुए।
वो आगे वो कह रहे हैं कि मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि देश आजाद हो रहा है, लेकिन मुझे शक इस बात का है कि आने वाले समय में ये देश दोबारा एक विशेष विचारधारा का गुलाम बनकर न रह जाए। वो ये कहते हैं कि हमने राजनीतिक आजादी तो प्राप्त कर ली, लेकिन सामाजिक और आर्थिक आजादी के लिए लड़ना है, और जब तक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आजादी देश में नहीं है तब तक राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। तो आज तक ही इस देश को देश ही रखा जा रहा है, राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में काम ही नहीं किया गया। क्योंकि अगर राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में काम होता तो सारा का सारा संविधान पे काम होता। तो साथियों, जो देश में इस तरह का जो षड्यंत्र जो चलाया जा रहा है, इंडिया, भारत और बहुत सारे संगठन हैं, इनके नाम से ये इसलिए ये क्लस्टर अधिवेशन की महत्वता बढ़ी है कि हम इस क्लस्टर अधिवेशन के माध्यम से जो इस देश में जो बुद्धिजीवी, जो संविधान के लाभार्थी लोग हैं, वैसे तो 140 के 40 करोड़ संविधान के लाभार्थी हैं, उन्होंने संविधान से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ लिया है, लेकिन जो अपने महापुरुषों के आंदोलन को समझते हैं, मैं समझता हूं वो सीधे तौर से संविधान के लाभार्थी हैं। जो सीधे तौर से संविधान से लाभ लेने वाले लोग हैं, तो आज उनका दायित्व क्या बनता है, ये हमें स्वयं मनन करना चाहिए। तो साथियों, इसलिए इन क्लस्टरों के माध्यम से हम सारे देश में एक व्यापक सामाजिक आंदोलन, एक क्रांति, क्योंकि भारत क्रांति और प्रतिक्रांति का भारत में इतिहास रहा है। हम जो काम कर रहे हैं ये क्रांति है, और जो इसको डाइल्यूट करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो प्रतिक्रांति है। तो साथियों, ये इस दौर को समझते हुए मैं समझता हूं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। संविधान होने के बावजूद भी सारा देश प्राइवेटाइजेशन में गया। जातिगत जनगणना है, उसमें संविधान में मेंशन है, लागू नहीं कराई गई। स्वास्थ्य, रोजगार खत्म हो गए। शिक्षा, न्यू शिक्षा पॉलिसी के नाम से आपके सामने जो रिजल्ट आने वाले हैं, जो आ रहे हैं, श्रम कानून बदले गए। ऐसा कौन सा कानून इस देश के संविधान होते हुए नहीं बदला गया? आप थोड़ा चिंतन और मनन कर सकते हैं। संविधान होने के बावजूद भी नई पार्लियामेंट का वो किया गया, उसमें क्या रखा गया आप सभी लोग समझ सकते हैं। किसकी क्या हैसियत है आप बिल्कुल सभी बुद्धिजीवी साथी हैं, इसलिए बिल्कुल समझ सकते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल देश में जो आज लोकतंत्र के माध्यम से जो तानाशाही का दौर चल रहा है, ये मुझे लगता है कि इससे संविधान को इतना खतरा नहीं है। इतना मूल निवासी बहुजन समाज जो जागरूक हो रहा है, और जो वामसेफ के अभियान, जो कार्यक्रम जो लगातार सारे देश में जो चलाए जा रहे हैं, उनके माध्यम से जो जागरूकता बढ़ रही है, उससे खतरा है। उसको इधर उधर करने की कोशिश करते हुए ये इस तरह के इशू क्रिएट किए जा रहे हैं, और बहुत सारे हमारे जो संगठन हैं वो उसमें फंसते भी जा रहे हैं। तो जो सुप्रीमोवादी हैं, जो एक जाति और एक धर्म के नाम से जो संगठन देश में काम कर रहे हैं, वो आप देख रहे होंगे अंदर खाते उन्हीं से हाथ मिला रहे हैं। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि ये आंदोलन कितना महत्वपूर्ण आंदोलन है, और ये क्लस्टर अधिवेशन देश में जो लगाए जा रहे हैं वो कितने महत्वपूर्ण है। तो साथियों, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मैं आपसे एक अपील करूंगा, जो साथी जहां जिस पोजीशन में है, अगर वो समझते हैं कि ये देश संविधान से चलना चाहिए, तो संविधान से देश तभी चलेगा जब हम खुद संविधानवादी होंगे, संविधानवादी समाज का निर्माण करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है, जिस विचारधारा का समाज होगा उसी विचारधारा का राज होगा। तो साथियों, ना तो धर्म को खतरा है, ना संविधान को खतरा है। अगर खतरा है तो एक राज को खतरा है। तो राज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके पास शासन प्रशासन व्यवस्था है, निश्चित तौर से उसी को अवसर पैदा होते हैं।
आज अवसर हमारे क्यों खत्म किए जा रहे हैं, क्यों खत्म हो रहे हैं संविधान होने के बावजूद? क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग देश पे काम नहीं कर रहा, जरूर कर रहे हैं, वो उस पे काम नहीं कर रहे हैं। देश में 2,15,00,000 कर्मचारी अधिकारी हैं, 545 एमपी हैं, 245 राज्यसभा सदस्य हैं, लाखों जिला परिषदें हैं, ब्लॉक समितियां हैं। वो संविधान के माध्यम से संवैधानिक उसमें क्या काम कर रही हैं? वो इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि देश की जनता संविधान के प्रति जागरूक नहीं है। तो ये जागरूकता अभियान है। अगर इस अभियान को आप आगे तक लेके जाना है तो जो आपकी ड्यूटी गली मोहल्ले कस्बा में जो बनती है, आप सभी ने इस पे काम करना है। और एक तुकाडो जी जो संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि बुद्ध करे राज विश्व पर बिन हाथ लिए तलवार, कारण मात्र क्या प्रभावशाली प्रचार। तो जिसका प्रभावशाली प्रचार है, देश की सत्ता उसी के हाथ में होगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी बुद्धिजीवी साथी हैं, इस जो क्लस्टर की जो अधिवेशन है, इसके महत्व को समझते हुए जो हमने एक लक्ष्य तय किया है कि हम 50,000 संविधान प्रबोधक इसके माध्यम से बनाएंगे। हमारा डीके खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट नागपुर में है, 28 एकड़ में। हम वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, 15-15 दिन का उनको रिफ्रेशर कोर्स हम ट्रेनिंग उन संविधान प्रबोधक को देंगे। बहुत सारे प्रोफेसर लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो ये विचारधारा की लड़ाई देश में स्थापित हो चुकी है, इसलिए इधर उधर बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे, बहुत भाषण भी लोग करेंगे, लोग वायदे भी बहुत करेंगे। तो आप लोगों ने सचेत और सावधान और ईमानदार बन के काम करना है। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, इन क्लस्टरों के बाद 22 अक्टूबर को हम विजयदशमी नागपुर में मना रहे हैं और हमने ये लक्ष्य रखा है कि हम 10,000 लोगों के साथ ये जो कार्यक्रम है BS4 का, ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम वहां मनाएंगे। अभी हम क्लस्टरों में अब ये मना रहे हैं। ये जो कार्यक्रम 22 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नागपुर में मनाने जा रहे हैं। अब नागपुर में हम क्यों मनाने जा रहे हैं? बाबा साहब ने अपना जो आंदोलन है वो नागपुर से शुरू किया था। नागपुर नागों की भूमि है। तो हम अपनी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए इस देश में हर जो चीज पे जिस पे कब्जा किया हुआ है उसको मुक्त करने का अभियान हम चलाए हुए हैं। तो साथियों, मैं आपने मेरी बात को सुना, मैं आप सभी का पुनः फिर एक धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी साथी इस आंदोलन में दिन रात एक करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि जो एक धर्म है वो आपने सबने पता है कि 10वां दौंद निकालते हैं, 100 में से 10, वो भी एक उसको एस्टेब्लिश करने के लिए है। अब मुस्लिम में हम बात करें तो 2.5%, वो 100 में से 2.5 वो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए निकालते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन में भी है, वो 7 से 8% उसको एस्टेब्लिश करने में निकालते हैं। लेकिन हम संविधान के जो लाभार्थी लोग हैं, बाबा साहब ने अपील करी कि 5% अगर लोग 5% टाइम, 5% माइंड, 5% अपना धन इस संविधान के कार्यक्रम में लगा दें, तो बाबा साहब ये कहते हैं जो व्यवस्था परिवर्तन का जो लक्ष्य वो दे के गए थे वो डेफिनेटली पूरा हो सकता है। तो मैं ये अनुरोध करूंगा, आप हमारे महापुरुषों ने जो एक लक्ष्य रखा है उसको उस तक पहुंचने के लिए काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मैं एक नारा लगाऊंगा, मेरी शान, आप कहोगे भारत का संविधान, मेरी शान, मेरी शान, BS4 डोर टू डोर, BS4, BS4। धन्यवाद। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।